आज हम एक ऐसे भाषण की चीरफाड़ करने वाले हैं जो जो कभी दिया ही नहीं गया। जी। साल था 1936 और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लाहौर में एक भाषण देना था। लेकिन उनके विचार इतने क्रांतिकारी थे, इतने विस्फोटक थे कि आयोजकों ने ही हाथ खड़े कर दिए। भाषण ही रद्द कर दिया गया। हाँ, तो हमारे पास उसी भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी अनुवाद जाति भेद का उच्छेद के कुछ अंश हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अंबेडकर के तर्कों में ऐसा क्या था जो उस समय के समाज सुधारकों को भी यही बात इसे आज भी बहुत प्रासंगिक बनाती है। हम अक्सर जाति को सिर्फ सामाजिक अन्याय के चश्मे से देखते हैं, लेकिन अंबेडकर ने इसकी आर्थिक जड़ों पर जो प्रहार किया वो आज भी बहुत से लोगों के लिए एक नया दृष्टिकोण होगा। हाँ, और उनके आदर्श समाज की कल्पना क्या थी? हाँ, जो स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता पर आधारित थी। तो चलिए इस अनकहे भाषण के पन्ने पलटते हैं। ठीक है, तो इसे खोलकर समझते हैं। ज्यादातर लोग जब जाति प्रथा की आलोचना करते हैं तो वो छुआछूत और ऊंच नीच की बात करते हैं, लेकिन अंबेडकर बहस की शुरुआत एक बिल्कुल अलग जगह से करते हैं। उस समय जाति के समर्थक एक बड़ा दिलचस्प तर्क देते थे। हाँ, वो कहते थे कि ये व्यवस्था तो समाज के लिए अच्छी है, ये एक तरह का श्रम विभाजन है, डिवीजन ऑफ लेबर, जो किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है। बिल्कुल। और ये एक बहुत चालाक तर्क था, क्योंकि कोई भी श्रम विभाजन का विरोध कैसे कर सकता है? हर समाज में काम का बंटवारा तो होता ही है। हाँ, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, कोई किसान। हाँ, और यहीं पर अंबेडकर अपनी पहली और सबसे गहरी चोट करते हैं। वे कहते हैं कि जाति प्रथा में कोई आपत्ति नहीं होती अगर ये सिर्फ श्रम विभाजन करती, लेकिन असल में ये श्रम विभाजन है ही नहीं। तो फिर ये क्या है? अंबेडकर के शब्दों में ये श्रमिकों का विभाजन है, डिवीजन ऑफ लेबरर्स। अच्छा, आप काम को बांटते हैं, लोगों को नहीं। मतलब आज आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, कल आप चाहें तो शेफ बन सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन जाति प्रथा सिर्फ काम नहीं बांटते, ये काम करने वालों को जन्म के आधार पर अलग अलग डिब्बों में हमेशा के लिए बंद कर देती है। और सिर्फ बंद ही नहीं करती, उन डिब्बों पर ऊंच और नीच का ठप्पा भी लगा देती है। एकदम सही। ये एक ऐसा पदानुक्रम, एक हायरार्की बना देती है जो दुनिया के किसी और समाज में इस रूप में नहीं मिलती। ये एक अस्वाभाविक विभाजन है। और ये बंटवारा आपकी मर्जी, आपकी काबिलियत पर आधारित नहीं है। नहीं, आपकी रुचि क्या है इससे कोई मतलब नहीं, ये तो जन्म से ही तय हो जाता है। मुझे उनका वो बचपन का किस्सा याद आता है, जब एक शिक्षक ने पूछा था कि पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो उन्होंने कहा था वकील बनूंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। मतलब अपना पेशा चुनने की आजादी का संघर्ष तो उनके अपने जीवन के संकल्प में ही छिपा था। बहुत सही कनेक्शन है ये, क्योंकि जाति प्रथा व्यक्ति से ये चुनने का हक ही छीन लेती है। स्रोत में एक बहुत मार्मिक लाइन है कि मनुष्य का पेशा गर्भधारण के समय से ही निर्धारित कर दिया जाता है। सोचिए जरा, आपकी क्षमता क्या है, आपकी महत्वाकांक्षा क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपके पिता करते थे वही आपको करना है। मुझे इस तर्क में सबसे दिलचस्प बात यह लगती है कि अंबेडकर जाति प्रथा के समर्थकों को उन्हीं के मैदान पर चुनौती दे रहे हैं, कार्य कुशलता मतलब एफिशिएंसी के मैदान पर। हाँ, वो कह रहे हैं कि आप जिसे समाज के लिए कुशल व्यवस्था बता रहे हैं वो असल में देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है। बिल्कुल। और यहीं पर उनका आर्थिक विश्लेषण सामने आता है। सोचिए, आज की दुनिया में जहां हर 5-10 साल में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, पुराने रोजगार खत्म हो जाते हैं, नए पैदा होते हैं। सही बात है। अगर किसी को कह दिया जाए कि आप सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो आपके परदादा करते थे, तो हमारा पूरा आर्थिक ढांचा ही ढह जाएगा। सबसे बड़ा दोष ये है कि यह आपको अपना पेशा बदलने की इजाजत नहीं देती। भले ही आपका पैतृक पेशा अब फायदेमंद ना रहा हो, या आप उस काम के लिए बने ही ना हो। अगर उद्योग धंधों में कोई बड़ा बदलाव आता है, जैसा कि हमेशा आता है, तो एक बड़ा वर्ग अचानक बेरोजगार हो जाता है और उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। तो उनके हिसाब से भारत में जो पुरानी और स्थायी बेरोजगारी थी उसका एक सीधा कारण जाति प्रथा थी। हाँ, एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण। लेकिन बात सिर्फ बेरोजगारी की नहीं है। इससे भी गहरी कोई समस्या है। जब किसी इंसान को मजबूरी में कोई ऐसा काम करना पड़ता है जिसमें न उसका दिल लगता है न दिमाग, तो वो उस काम को कैसे करेगा? बेमन से करेगा, टालम टोल करेगा, कामचोरी करेगा। निश्चित रूप से। अंबेडकर कहते हैं कि यह प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, उसकी रुचि, उसकी आत्मशक्ति को दबाकर उसे निष्क्रिय बना देती है। वो सिर्फ पेट भरने के लिए काम करता है, उत्कृष्टता के लिए नहीं। बिल्कुल। और इससे समाज की कुल उत्पादकता यानी टोटल प्रोडक्टिविटी बुरी तरह प्रभावित होती है।
तो जो व्यवस्था कार्यकुशलता के नाम पर बेची जा रही थी वो असल में अकुशलता और आलस्य को जन्म दे रही थी। और हम समझ सकते हैं कि ये तर्क सुनकर आयोजक क्यों झिझक गए होंगे। हाँ, ये सिर्फ सामाजिक सुधार की बात नहीं थी, ये उस पूरी व्यवस्था की आर्थिक बुनियाद पर सवाल उठाने जैसा था जिस पर समाज टिका था। बिल्कुल। ये कहना कि हमारी सामाजिक संरचना ही हमारी गरीबी का कारण है, ये एक बहुत बड़ा और असुविधाजनक सच था। ये विश्लेषण तो मन को झकझोर देता है। ये दिखाता है कि समस्या कितनी गहरी और बहुस्तरीय है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या अंबेडकर ने सिर्फ समस्या ही बताई या इसका कोई समाधान भी सुझाया? वे इस अंधेरे से निकलने का क्या रास्ता देखते थे? आलोचना के बाद वे समाधान की एक रूपरेखा भी पेश करती हैं। वे एक आदर्श समाज की कल्पना करते हैं और कहते हैं कि कोई भी आदर्श समाज 3 सिद्धांतों के बिना खड़ा नहीं हो सकता। स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता। जी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये शब्द तो हमने बहुत सुने हैं, फ्रांसीसी क्रांति से लेकर हमारे संविधान तक। लेकिन अंबेडकर के लिए इनके क्या खास मायने थे? भाईचारे से शुरू करते हैं। उनके लिए भ्रातृत्व या भाईचारा सिर्फ एक भावनात्मक एहसास नहीं है, यह एक सामाजिक संरचना है। अच्छा, वे कहती हैं कि समाज में दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारा होना चाहिए। इसका मतलब है कि समाज में इतनी गतिशीलता, इतनी मोबिलिटी हो कि कोई भी विचार या बदलाव समाज के एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से पहुंच सके। मतलब समाज में अलग अलग जातियों के ऐसे सख्त विभाजन न हो जो विचारों के लेन देन को ही रोक दें। सही पकड़ा। और इसी को वे लोकतंत्र से जोड़ती हैं। उनके लिए लोकतंत्र सिर्फ हर 5 साल में वोट डालना नहीं है। तो फिर क्या है? लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। मतलब मिलजुल कर जीने और एक दूसरे के अनुभवों से सीखने का तरीका। और ये तभी हो सकता है जब लोगों में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। हाँ, भाईचारे का यही असली रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र की बहुत गहरी परिभाषा है। ये एक राजनीतिक व्यवस्था से ज्यादा एक सामाजिक व्यवस्था है। अब आते हैं स्वतंत्रता पर। स्वतंत्रता के मामले में भी आम्बेडकर सतही बातों से आगे जाती हैं। वो कहते हैं कि कहीं भी आने जाने की आज़ादी, जीवन की सुरक्षा की आज़ादी या संपत्ति रखने की आज़ादी, इन पर तो शायद ही कोई बहस करेगा। ये तो सबको मिलनी ही चाहिए। हाँ, लेकिन असली सवाल कुछ और है। असली सवाल ये है कि मनुष्य की शक्ति के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता क्यों ना प्रदान की जाए। और इसका सीधा मतलब है अपना व्यवसाय या पेशा चुनने की स्वतंत्रता। बिल्कुल। और यहीं पर जाति प्रथा के समर्थक फंस जाते हैं क्योंकि वे ये स्वतंत्रता नहीं दे सकते। और अगर किसी को अपना पेशा चुनने की आजादी नहीं है तो अंबेडकर के अनुसार वो दास है, गुलाम है। तो उनके लिए दास्ता का मतलब सिर्फ कानूनी गुलामी नहीं है कि किसी को जंजीरों में बांधकर रखा जाए। बिल्कुल नहीं। वे दास्ता की परिभाषा को बहुत व्यापक करती हैं। वे कहती हैं कि दास्ता में वह स्थिति भी शामिल है जिसमें कुछ लोगों को दूसरे लोगों द्वारा तय किए गए कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, भले ही ये कानूनी रूप से ना हो। हाँ, लेकिन अगर समाज आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करने पर विवश करता है तो ये भी गुलामी ही है। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे विवादास्पद सिद्धांत पर, समता यानी समानता। इस पर हमेशा यह तर्क दिया जाता है कि भाई सब मनुष्य तो बराबर होते ही नहीं है, कोई ज्यादा बुद्धिमान है, कोई ज्यादा बलवान, तो फिर समानता कैसी? यानी आपको अपने माता पिता से कैसा शरीर और स्वास्थ्य मिला है। दूसरा है सामाजिक उत्तराधिकार, मतलब आपका परिवार, आपकी शिक्षा, आपको समाज से मिली हुई विरासत। और तीसरा है मनुष्य के अपने प्रयत्न, उसकी अपनी मेहनत। और वे मानती हैं कि इन तीनों ही मामलों में लोग अलग अलग होते हैं। यहां तक तो उनके आलोचक भी उनसे सहमत होंगे, लेकिन इसके बाद उनका असली तर्क शुरू होता है। हाँ, अब वे सवाल पूछती हैं, तो क्या इन असमानताओं की वजह से समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? वे कहते हैं कि अगर किसी ने अपनी मेहनत से, अपने प्रयत्नों से ज्यादा हासिल किया है तो उसके साथ अलग व्यवहार करना शायद अनुचित न हो, लेकिन पहली 2 बातें, यानी परिवार और सामाजिक विरासत, हाँ, ये तो आपके हाथ में थी ही नहीं। सही बात है। किसी का जन्म कहाँ होगा ये तो महज एक संयोग है। तो फिर जो चीजें इंसान के वश में ही नहीं है, उनके आधार पर उसके साथ भेदभाव करना सरासर अन्याय है। इंसाफ तो यही कहता है कि हर किसी को एक समान अवसर और एक जैसा शुरुआती व्यवहार मिलना चाहिए। ये एक दौड़ की तरह है।
बिल्कुल। अंबेडकर कह रही थीं कि आप सबको कम से कम एक ही स्टार्टिंग लाइन पर तो खड़ा करो। उसके बाद कौन कितना तेज दौड़ता है, ये उसके अपने प्रयत्न पर है। लेकिन जाति प्रथा में तो कुछ लोगों को दौड़ शुरू होने से पहले ही मीलों पीछे खड़ा कर दिया जाता है। और फिर कहा जाता है कि देखो, वो तो दौड़ ही नहीं पा रहे। वे एक राजनीतिज्ञ का व्यवहारिक उदाहरण भी देती हैं। कहती हैं कि एक नेता या शासक के लिए ये संभव ही नहीं है कि वो लाखों लोगों की अलग-अलग क्षमताओं को नापे और फिर सबके लिए अलग-अलग नियम बनाए। ये तो नामुमकिन है। तो ऐसी स्थिति में व्यवहार में लाने के लिए एक ही सिद्धांत बचता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। ये इसलिए नहीं कि सब समान है, बल्कि इसलिए कि यही एकमात्र व्यवहारिक और न्यायपूर्ण रास्ता है। तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने डॉक्टर अंबेडकर के उस भाषण के जरिए उनके विचारों को समझा जो कभी दिया न जा सका। पहला और सबसे चौंकाने वाला तर्क ये था कि जाति प्रथा सिर्फ एक सामाजिक अन्याय नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी आर्थिक बाधा है। हाँ, ये श्रमिकों का विभाजन करके बेरोजगारी और अकुशलता पैदा करती है। फिर हमने उनके आदर्श समाज की कल्पना को देखा, जहां भाईचारा का मतलब है विचारों का खुला आदान प्रदान, स्वतंत्रता का असली मतलब है अपना पेशा चुनने की आजादी, और समानता का मतलब है कि जन्म के आधार पर किसी को पीछे न धकेला जाए, सबको एक ही स्टार्टिंग लाइन दी जाए। जहाँ लोकतंत्र सिर्फ वोट देना नहीं, बल्कि मिलजुल कर सम्मान से जीने का तरीका है। और ये विचार आज के दौर में, जब पहचान की राजनीति इतनी हावी है, शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। बिल्कुल। अंबेडकर हमें याद दिलाती हैं कि सच्चा लोकतंत्र तब तक नहीं आ सकता जब तक समाज के भीतर मौजूद गुलामी की इन अदृश्य जंजीरों को न तोड़ा जाए।